Good morning all of you. Today we will discuss about one dimensional unelastic collision. एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट। और एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट में आपको मालूम है क्या होता है, टकराने के बाद में दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आपस में चिपक जाती हैं। तो आपके पास में दो वस्तुएं थी ए और बी, U1 और U2 वेग से कर रही हैं, वो गति कर रही है। ये कौन सी घटना है? संघट के पूर्व की घटना है। कौन सी घटना है ये? संघट के पूर्व, संघट के पूर्व की घटना। और यहाँ पर आपको मालूम है U1 इज ग्रेटर देन क्या होता है, U2 होता है, तभी क्या होती है, वस्तु टकराएंगी। संघट के पश्चात क्या होंगी, दोनों वस्तुएं आपस में चिपक जाएंगी और v वेग से जब चिपक जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इनका द्रव्यमान आपस में जुड़ जाएगा। तो m1 प्लस क्या हो जाएगा, अब m2, पहली का m1 दूसरी का m2, तो m1 प्लस m2, और दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी। और चिपकने के बाद में v वेग से क्या करेंगी, उसी दिशा में क्या करने लगेंगी, गति करने लगेंगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी है, संघट के पश्चात वाली कंडीशन है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास में चित्र। लिखना क्या है, अच्छा क्वेश्चन क्या आता है पहले समझ लो। सिद्ध कीजिए कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की हानि होती है, और यदि उस ऊर्जा की हानि होती है तो ऊर्जा हानि कितनी होती है और किस रूप में होती है ना। क्योंकि हमने अप्रत्यास्थ संघट की परिभाषा में क्या पढ़ा, ऐसा संघट जिसमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, इसका मतलब क्या हो रही है, ऊर्जा की क्या हो रही होगी, हानि हो रही होगी। और ऊर्जा की हानि हो रही तो कितनी हो रही है, और हो रही है तो किस रूप में हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि संरक्षित नहीं रहती का मतलब यही है, संरक्षित रहती मतलब ऊर्जा की हानि नहीं होती, लेकिन संरक्षित नहीं रह रही इसका मतलब क्या है, ऊर्जा की हानि हो रही है। तो उस ऊर्जा की हानि के लिए क्या करना है हमको, तो इस क्वेश्चन में हमको 2-3 चीज़ें करनी है। पहली बात क्या है, हमको ये बताना है कि ऊर्जा की हानि होती है। क्या बताना है हमको इसमें, ऊर्जा की हानि होती है। पहली बात, यदि ऊर्जा की हानि होती है, हमको इस हमने सिद्ध कर दिया, तो फिर हमको क्या सिद्ध करना है, हमको क्या ज्ञात करना है कि ऊर्जा की हानि होती है तो कितनी होती है, दूसरी बात। और तीसरी बात, ये ऊर्जा हानि किस किस रूप में होती है कि दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो ऊर्जा हानि, क्योंकि ऊर्जा को तो नष्ट नहीं कर सकते आप, उत्पन्न भी नहीं कर सकते, तो भाई ये हानि हुई है मतलब वो क्या होगी, जो ऊर्जा की हानि हुई है वो कोई ना कोई दूसरी प्रकार की ऊर्जा में क्या हुई होगी, बदली होगी, क्योंकि नष्ट तो होना नहीं है वो। समझ में आ रही ना बात। ठीक है, तो ये काम हमको यहाँ पर करना है। तो क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद में हमारा एक माइंडसेट बन जाएगा कि भाई हाँ हमको इस क्वेश्चन में ये करना है। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं। माना कि m1 व m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं कैपिटल A और कैपिटल B है ना, एक ही दिशा में क्रमशः U1 व U2 वेग से गति कर रही है। संघट के पश्चात दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। संघट के पश्चात दोनों वस्तुएं चिपक जाती हैं तथा एक ही वेग v से उसी दिशा में क्या करने लगती है, या वेग v से उसी दिशा में गति करने लगती हैं। क्लियर है। तो कल वाली थ्योरी और आज वाली थ्योरी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, कल चिपक नहीं रहे थे, इसलिए अंतिम वेग जो संघट के पश्चात का जो वेग था वो v1 और v2 था, है ना। आज चिपक गए हैं तो सीधी सी बात है, चिपकने के बाद में दोनों वस्तुओं का वेग अलग अलग हो नहीं सकता। मान के चलो आप कार से चिपक गए टकरा के, तो क्या होगा, आपका वेग अलग और कार का वेग अलग होगा क्या, नहीं हो सकता ना। जिस वेग से कार जाएगी उसी का वही होगा। ठीक, तो टकराने के बाद में इनका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, उसी दिशा में गति करते रहते हैं। अच्छा, संघट कैसा है, चूंकि संघट कैसा है, तो यहां से शुरू करेंगे। चूंकि संघट पूर्णतः, या संघट कैसा है, अप्रत्यास्थ। कैसा है, अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ है, अतः निकाय का केवल क्या संरक्षित रहेगा, बताइए। संघट पूर्णतः अप्रत्यास्थ है तो निकाय का क्या संरक्षित रहेगा, बोलो। हाँ, केवल संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। तो हमको क्या लिखना चाहिए वहां पर, बताइए क्या लिखना चाहिए। चूंकि संघट अप्रत्यास्थ है अतः निकाय का केवल संवेग ही संरक्षित रहेगा। अर्थात
संघट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट के पश्चात कुल संवेग। तो लिखेंगे चूंकि संघट अप्रत्यास्थ है अतः निकाय का केवल संवेग ही संरक्षित रहेगा, अर्थात निकाय का कुल संवेग अतः संघट के पूर्व कुल संवेग। ये लाइन कल भी लिखे थे, अरे कल लिखे थे क्या नहीं, बोलिए। पूर्व कुल संवेग इज इक्वल टू संघट्ट के पश्चात कुल संवेग। सही है इतना। संघट्ट के पूर्व कुल संवेग मतलब पहली वस्तु का संवेग प्लस दूसरी वस्तु का संवेग होगा। तो देखिए पहली वस्तु का संवेग कितना, तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो पहली वस्तु का संवेग कितना होगा बताइए, m1 u1 प्लस m2 u2। पहली वस्तु का संवेग प्लस दूसरी वस्तु का संवेग इज इक्वल टू संघट्ट के पश्चात। अब संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान कितना हो चुका है मिला के बोलिए, कितना हो चुका है, m1 प्लस m2 हो चुका है कि नहीं। ठीक, तो द्रव्यमान क्या लिखेंगे अब, m1 प्लस m2 लिखेंगे और वेग कितना है दोनों का, v है। तो द्रव्यमान क्या कहलाएगा अब, m1 प्लस m2 कहलाएगा, क्योंकि दोनों वस्तुएं आपस में क्या हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। ठीक है, तो अब संघट्ट के पश्चात द्रव्यमान कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया और वेग कितना हो गया भैया, v हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं। मान निकालते हैं, v का मान निकालना है हमको। v का मान निकालेंगे तो बताइए m1 प्लस m2 कहाँ पर आएगा बेटा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा केवल v। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, इसके बटे में ये आएगा, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन, इसके अपॉन में क्या आया, m1 प्लस m2 आया। अब हम ये मान लेते हैं कि जो दूसरी वस्तु है वो दूसरी वस्तु स्थिर है, मतलब आके कौन टकरा रही, केवल आके कौन टकरा रही, केवल पहली वस्तु आकर टकरा रही किससे, दूसरी वस्तु से। और दूसरी वस्तु कैसी है, स्थिर है, विरामावस्था में। और यदि स्थिर है तो इसका वेग कितना होगा बताइए। दूसरी वस्तु b को हम क्या मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं, तो उनका वेग, उसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट है कि नहीं, बोलिए। हाँ, तो क्या लिखेंगे, यदि दूसरी वस्तु b स्थिर हो तब u2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरी वस्तु का वेग कितना है, u2। तो u2 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो u2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर दैट। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर मान रखिए, इस जगह पर v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 का मान 0 अपॉन m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम, सही है सब कुछ। m2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर में कितनी राशि बच जाएगी, m1 u1 बच जाएगी। तो हमारे पास में वेग आ गया, क्या आ गया भैया, वेग बताओ। v इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू बोलिए m1, v इज इक्वल टू m1 u1, है ना, m1 u1 अपॉन
m1 प्लस m2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, हमको अभी कुछ दिए हैं क्या, नहीं दिया, एक दे देते हैं, ये अभी हमको काम आने वाला है। ठीक है ना, इतनी बात। अच्छा, अब मुझे बताइए मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमको करना क्या है। हमको करना है कि दो वस्तुएं हैं हमारे पास, अप्रत्याश संघट है, ऊर्जा की क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ऊर्जा की हानि हो रही है या नहीं हो रही है, पहले ये तो सिद्ध कर ले हम। ठीक है ना, ऊर्जा की हानि सिद्ध कीजिए कि एक मिमी प्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की हानि होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा काम क्या होगा, ऊर्जा की हानि हो रही है सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे बताइए भाई। मान के चलिए आपके जेब में 100 रुपये थे, है ना, 20-20 की 5 नोट थी आपके पास, ऊपर वाले जेब में रखी हुई। ठीक है, कितने रुपए थे आपके पास, 100 रुपये थे। ठीक है, और आप बाजार घूमने चले गए और 20 की नोट मान के चलो क्या हो गई, गिर गई धोखे से। तो अब आपके पास में कितने रुपए बचे, बोलिए कितने बचे। तो हानि कितने की हुई है बताइए, कितने की हुई है हानि, 20 रुपए की हानि हुई है। आप 20 तो आप बताइए आपको कैसे पता चला आपको हानि हुई है क्या? क्योंकि जब आप घर आए तो आपको ये पता चला कि आपके जेब में कितने रुपए हैं, 80 रुपए हैं। और 80 रुपए जो हैं वो 100 रुपए से क्या होते हैं, कम होते हैं। तभी तो पता चला ना आपको, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी यही काम करने वाला हूँ मैं। ठीक है, आपके पास में 100 रुपए थे, 20 रुपए गिर गए, आपके पास में कितने बचे, आपके पास में 80 रुपए बचे, जो कि 100 रुपए से क्या है, कम है, छोटे हैं, 80 लेस देन 100। ठीक, तो वही काम हमको करना है कि हमारे पास में पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, K1 थी। ठीक है, और टकराने के बाद में अगर ऊर्जा की सही में हानि हुई होगी तो जो टकराने के बाद में जो गतिज ऊर्जा होगी K2, उस K2 का मान जो होगा वो K1 से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब संघट के पूर्व, जैसे बाजार निकलने के पहले, बाजार निकलने के पूर्व आपके पास में कितने रुपए थे, 100 रुपये थे, और बाजार से आने के पश्चात आपके पास में कितने रुपए बचे हैं, 80 रुपये बचे हैं। और आपको पता चल गया कि हमारा 20 रुपये का क्या हो चुका है, नुकसान हो चुका है ना। तो आपने सिद्ध करके बताया कि नुकसान हुआ कैसे, क्यों, क्योंकि 80 छोटा है किससे, 100 रुपये से। मतलब बाजार जाने के पूर्व का पैसा, बाजार से आने के पश्चात का पैसा जो है वो बाजार जाने के पहले से क्या है, कम है। इसका मतलब हमको क्या हो चुका है, पैसे की हानि हो चुकी है। वैसे यहाँ पर हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि संघट के पूर्व हमारे पास में गतिज ऊर्जा K1 है और संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा कितनी है, K2 है, और K2 का मान कितना मिला हमको, छोटा मिला, किससे, K1 से। इसका मतलब हमारी ऊर्जा की क्या हो गई है, हानि हो गई है। क्यों, क्योंकि टकराने के बाद की ऊर्जा क्या मिल रही है हमको, कम मिल रही है, किससे, टकराने के पहले वाली ऊर्जा से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोलिए। हाँ, यानी हमको क्या लाकर दिखाना पड़ेगा, K2 लेस देन K1 लाकर दिखाना पड़ेगा। इज इट क्लियर आर नॉट, है ना। संपूर्ण बात मैंने हिंदी में बताया हूं, बात समझ में आ गई सबके, क्लियर। तो क्या लाकर दिखाना है, संघट के पूर्व की, संघट के पश्चात की गतिज ऊर्जा को संघट के पूर्व की गतिज ऊर्जा से कम लाकर दिखाना है। तो हम बोलेंगे ऊर्जा की क्या हो गई है, हानि हो गई है। मतलब पहले की हानि ज़्यादा, पहले की ऊर्जा ज़्यादा, बाद की ऊर्जा कम। क्लियर दैट, बढ़ जाओ आगे। यस, चलिए तो अब इस प्रोजेक्ट पर क्या करेंगे, हम काम करेंगे। क्या है हमारा प्रोजेक्ट, तो पहले क्या कर लेते हैं, संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, फिर संघट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है, आखिर हम इसको सिद्ध कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो आगे बढ़े। तो अब संघट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, संघट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा
K1 नाम दिए थे हम इसको अभी। K1 इज इक्वल टू क्या होगा भैया, पहली वस्तु की गति ऊर्जा प्लस दूसरी वस्तु की गति ऊर्जा। ठीक है, तो पहली वस्तु की क्या होती है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। लेकिन u2 का मान हमने पहले क्या कर दिया बताओ, अब वस्तु b को हमने क्या कर लिया, स्थिर मान लिया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो K1 इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, इसको चलो लिख देते हैं एक बार, 1/2 m2 और ये u2 का स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो K1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दें, सेकेंड दे देते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब संगत के पूर्व निकल गई, आप क्या करेंगे, संघट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा कितनी मान लें इसको, K2 कितनी माने, K2। चलिए K2 इज इक्वल टू, फिर से गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग होता है। तो द्रव्यमान कितना है संघट के पश्चात, बोलिए, m1 प्लस कितना है, m2 इंटू वेग कितना है भैया, v है, तो v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। चलिए K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू v की वैल्यू ये निकाल के रखिए। देखिए समीकरण नंबर आप 1 में निकाल के रखें कि नहीं, तो रखो इसको, उसको देखने थोड़ी ना रखें हमने। m1 u1 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, राइट। K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, अंश का भी स्क्वायर होगा और हर का भी स्क्वायर होगा, तो कोई बात ही नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, बोलिए, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 का स्क्वायर हो गया, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ये देखिए m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, इसको काट देंगे, सही है। काटने के बाद क्या मिलेगा, K2 इज इक्वल टू हाफ, ऊपर में क्या मिला, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 मिला। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब क्या कर दें, समीकरण नंबर 1/2 कर दीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। 1/2 कर देते हैं, तो कर देते हैं यहाँ समीकरण 1/2 समीकरण 2 से, तो 1/2 मतलब K1 अपॉन K2 निकालेंगे अभी हम। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। चलिए फिर इसे करना पड़ेगा। क्या हुआ, समीकरण 2 सॉरी गड़बड़ हो गया, 2/3 से है, 2 और 3, 2 और 3 का भाग दे रहे हो ना आप, K1 अपॉन K2 निकाल रहे हो कि नहीं, बोलिए। K1 और K2 निकाल रहे हो तो क्या होगा, ये 2 है और ये कितना है, 3 है, तो 2 इज डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। समीकरण 2 भागे समीकरण 3 से, 2 में कितना है K1, 3 में कितना है K2, तो K1 अपॉन K2, ये लिख दिया K1 अपॉन K2, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, इसके अपॉन में ये लिख दिया हमने, और ये हाफ से हाफ कट गया, m1 से m1 स्क्वायर, m1 कट गया तो एक m1 बचा, u1 के स्क्वायर से u1 स्क्वायर कट गया, तो अपॉन में केवल क्या बचा, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कहाँ गया, ऊपर गया, और ये m1 यहाँ पर रह गया, समीकरण नंबर 4 दे दिए।
अब हमको मालूम है कि m1 लेस देन m1 प्लस क्या होगा, m2 होगा, क्योंकि m1 छोटा है और ये दो द्रव्यमानों का योग है तो ये बड़ा ही होगा, है ना। और बड़ा होगा तो सीधी सी बात है 2 लेस देन 2 धन 3, 2 लेस देन 5, ठीक है, 2 लेस देन 5, ये हो गया। चलिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ, m1 प्लस m2 के अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है, m1। तो इस m1 को किसके अपॉन में ला ले, इसके। जब हम इसको इसके अपॉन में लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा भैया बताना जरा, बोलो तो साथ, यहाँ क्या बचेगा, बोलो। m1 को इसके, हाँ क्यों, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, हैं गणित पढ़े हो कि नहीं, क्या आएगा वहाँ, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा ना, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, क्योंकि गुण देखो पक्षांतर होता है तो 0 होता, गुणा वाली राशि अपॉन में आ रही है तो क्या होगा, 1 बचेगा, ठीक है। और ये इतना हो गया, तो अब बताइए m1 प्लस m2 अपॉन m1 जो है उसका वैल्यू कितनी है बताइए, k1 प्लस k2 है, ठीक। और जब k1 प्लस k2 है तो 1 लेस देन m1 प्लस m2 अपॉन m1 की वैल्यू है k1 प्लस k1 अपॉन k2। कहाँ से लिखे ये आपने, कहाँ से लिखा, समीकरण 4 से लिखा। और इसका इधर क्या कर दो आप, तिरक गुणा कर दो आप, तो क्या आ गया बताओ, k2 लेस देन k1। और आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, हमको जो लाना था वो ला चुके हम, k2 लेस देन k1, मतलब संघट के पश्चात की कुल गतिज ऊर्जा का मान हमने कम लाकर दिखा दिया संघट के पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा से। इसका मतलब स्पष्ट है कि ऊर्जा की क्या हो रही है, क्या हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि संघट के कौन सी ऊर्जा है ये, पश्चात की कुल गतिज ऊर्जा संघट के पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा से कैसी है, कम है। अतः अप्रत्यास्थ संघट में क्या होती है, अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की हानि होती है। क्या दिक्कत है बोलो, ठीक, वही लिखे हमने बात। स्पष्ट है कि संघट के पश्चात की कुल गतिज ऊर्जा k2 संघट के पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा k1 से कम है, अतः अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। अब एक और बात मैंने बोला था कि भाई ऊर्जा की जो हानि है, ये ऊर्जा की हानि किस रूप में होती है, तो मुझे बताइए, जब वस्तुएं टकराती है तो कितनी चीज़ें होती है, कितनी बातें होती है वहाँ बताइए। जब वस्तु टकराती है तो आवाज़ आती है, ऐसा तो नहीं कि कोई वस्तु टकरा गई और आवाज़ ही नहीं होगी, है ना। मतलब अब वो आवाज़ हमारे कोई काम की है क्या, कि दो वस्तुएं टकराएगी और कोई संगीत उत्पन्न होगा और हमारे कानों को बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है, पहला। अच्छा, दूसरी बात, टकराने के बाद में कई बार प्रकाश भी उत्पन्न होता है, चिंगारी या प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे आप दो पत्थरों को टकराएंगे, है ना, तो क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी, हल्की सी प्रकाश क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो वो जो प्रकाश है ना, प्रकाश भी तो क्या है, अब वो प्रकाश इतना तो नहीं है कि भाई दो वस्तुएं टकरा रही, चलो अपन कापी किताब लेके चले वहाँ, प्रकाश उत्पन्न हो रहा, वहाँ जाके पढ़ेंगे, ऐसा होगा क्या, मतलब वो भी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। जो चीज़, जो ऊर्जा हमारे काम की नहीं, उसको ऊर्जा व्यय कहते हैं, उसको ऊर्जा व्यय कहते हैं, ऊर्जा की हानि कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रकाश भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तीसरी बात कि ऊष्मा भी उत्पन्न होती है टकराने के बाद, ठीक है। जब दो वस्तुएं टकराती है तो क्या होती है, ध्वनि तो उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है,
ठीक है, चिंगारी निकलती है दो वस्तुओं के टकराने से। देखे होगे आपने कई बार चिंगारी भी उत्पन्न होती है, जैसे दो चकमक पत्थर को आप टकराइए चिंगारी उत्पन्न होगी, ठीक है। अब वो ऊष्मा भी हमारे कोई काम की नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि दो वस्तुएं टकरा रही है ऊष्मा उत्पन्न हो रही तो हम चलो फिर चाय की गंजी लेके चले चाय बना लें वहाँ जाके, ऊष्मा उत्पन्न हो रही क्यों खर्च करें अपन अपने घर की गैस, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कितने रुपयों में खर्च होगी अब बताओ, वो जो ऊर्जा की हानि और कितने रुपए में हुई, ध्वनि ऊर्जा के रूप में आवाज़ आ रही है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, और तीनों की तूनी ऊर्जा हमारे कोई काम की नहीं है, यानी इसका मतलब हमारे लिए क्या हुई है, ऊर्जा की हो हानि है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि यह ऊर्जा की हानि किस किस रूप में होती है, यह ऊर्जा की हानि प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है, राइट। अभी कितना काम हुए हमारे, अब क्वेश्चन की कितने काम हुए, दो काम हुए, एक काम और बच गया है, ऊर्जा हानि होती है ये सिद्ध कर दिया, ऊर्जा हानि किस रूप में होती है ये बता दिया, अब ऊर्जा हानि कितनी होती है ये बताना है। तो बताइए ऊर्जा की हानि कितनी हुई थी, आपको पैसे की कितनी हानि हुई थी, बताइए आपको पैसे की कितनी हानि हुई थी, 20 रुपए। 20 रुपए कैसे निकालोगे, आपको ऊर्जा की हानि हुई ये कैसे ज्ञात करेंगे आप, बोलिए, कैसे ज्ञात करेंगे भाई, ज्यादा ऊर्जा में से कम ऊर्जा को घटाकर, पहले 100 रुपए थे ना, फिर बचे कितने 80 रुपए, तो 20 कैसे प्राप्त होगा, 100 में से 80 को घटाकर प्राप्त होगा। तो वैसे ही हमारे पास में ऊर्जा पहले ज्यादा कौन सी है, K1 ज्यादा है, और कम कौन सी है, K2 है। तो ऊर्जा की हानि कैसे निकालेंगे, K1 में से K2 को माइनस करके निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, यस और नो, बोलिए, है ना। अब ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि क्या होगी, डेल के नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, डेल के, और ज़्यादा में से क्या करना पड़ेगा, कम को घटाना पड़ेगा। तो K1 ज़्यादा थी माइनस K2 कम थी, घटा दीजिए, डेल के इज इक्वल टू K1 कितना था भैया, मिटा दिया हूँ मैंने, यहाँ से लिख देता हूँ 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस K2 कितनी थी 1/2 m1 u1 सॉरी m1 का स्क्वायर un का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में K1 लिखा हुआ है, समीकरण नंबर 3 में K2 लिखा हुआ है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। मैंने मिटा चुका हूँ लेकिन ये लिखा हुआ था, देखो K1 की वैल्यू ये लिखी, K2 की वैल्यू यहाँ से लिखा मैंने। डेल के इज इक्वल टू, क्या क्या कॉमन निकलेगा बोलो, 1/2 दोनों में दिख रहा है, 1/2 कॉमन निकलेगा, m1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ m1 का स्क्वायर दिख रहा है, तो सीधी सी बात है m1 भी निकल जाएगा, m1 निकल जाएगा, m1 स्क्वायर नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पर m1 ही है, u1 का स्क्वायर यहाँ भी है, un का स्क्वायर यहाँ पर भी है, वहाँ से भी un स्क्वायर निकल जाएगा, u1 का स्क्वायर ये निकल गया। अब क्या बचा भैया, यहाँ केवल क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब
हाँ बताइए क्या क्या हुआ, 1/2 निकला, m1 निकला, u1 का स्क्वायर निकला, तो यहाँ पर तो पूरी की पूरी राशि निकल गई, पूरी चीज निकल गई ना। देखो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर पूरा ही निकल गया, तो कितना बचेगा यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा भैया माइनस, यहाँ से देखो 1/2 निकल गया, m1 निकला 1, तो 1 m1 बचेगा है ना, और u1 का स्क्वायर पूरा निकल गया है, और अपॉन में क्या बचा यहाँ m1 प्लस m2 बचा। सही है। चलो क्या करेंगे आप बताओ, डेल के इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, हाँ इसका गुणा कर देना, यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, चलिए क्या कटेगा m1 से m1 कटेगा प्लस माइनस है, तो डेल के इज इक्वल टू हाफ। अब देखो क्या क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सेट करके लिख रहा हूँ इसको है ना, ये डेल के लिखा इज इक्वल टू देखो 1/2, यह m1 बचा है और यहाँ m1 प्लस m2 बचा है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या m1 अपॉन सॉरी m1 और m2 भी है, ये एक स्टेप कर देंगे। देखो m1 और ये m2, m1 m2 u1 का स्क्वायर और अपॉन में m1 प्लस m2। अब एक स्टेप अच्छे से लिख देते हैं, 1/2 m1 m2 ऊपर, ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2 और बाहर कर देते हैं u1 का स्क्वायर, है ना। यही अप्रत्यास्थ संघट में ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक है। तो